अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी बी का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं और टॉपिक का नाम है डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हम भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और क्या पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें 5 किंगडम्स के बारे में बताया गया था। किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया के बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ना है डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ एंड ओरिजिन ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब ये जो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है मॉलिक्यूलर लेवल पर है और इसमें कौन से मॉलिक्यूल को स्टडी किया जा रहा है। राइबोसोमल आरएनए को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इस बुनियाद पर क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रॉब्लम टू स्टडी फॉसिल्स, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया जाए। तो नंबर 1 जो ये है कि प्रॉब्लम टू स्टडी फॉसिल, जो फॉसिल्स थे उनको स्टडी करना क्या था, मुश्किल था। उस वक्त क्यों मुश्किल था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स वर ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स अगो। तकरीबन फर्स्ट जो 2 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब जो ऑर्गेनिज्म थे उस वक्त कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थे। तो उनकी जो बॉडी होती थी वो क्या होती थी, शॉर्ट बॉडीज होती थी। तो उनको ज़्यादा फॉसिलाइज्ड नहीं होते थे, इसलिए उनको स्टडी करना क्या था, मुश्किल था। सो दे हैव लिटल फॉसल एविडेंस, तो इसलिए उनके क्या थे, बहुत कम फॉसल एविडेंस हमें मिले थे। देयर फॉर द राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ वार यूज्ड, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी कि राइबोसोमल आरएनए को क्या किया जाए, स्टडी किया जाए। क्योंकि राइबोसोमल आरएनए जो होता है तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद होता है, क्योंकि ये क्या होती है, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होती है। तो हम क्या करते हैं, बेस सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑफ मोर दैन 2000 ऑर्गेनिज्म वार स्टडीज़। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बेस सीक्वेंस को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। किस चीज़ का बेस सीक्वेंस, राइबोसोमल आरएनए के बेस सीक्वेंस को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और कितने ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया था, तकरीबन 2000 और या इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बेस सीक्वेंस को क्या किया गया, स्टडी किया गया। तो इट प्रोवाइड द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस 2 बिलियन ईयर्स पीरियड। तो ये क्या कर रहा था, मतलब ये जो हमने जितनी भी स्टडी की बेस सीक्वेंस थी, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा था, रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा था अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस 2 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब 2 बिलियन ईयर्स अगो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, बेस सीक्वेंस को स्टडी किया। दिस स्टडी शोज़ दैट अर्ली 5 किंगडम डू नॉट फॉलो द एवोल्यूशन लीनिएज। तो जब हमने आरएनए लेवल को स्टडी किया, मतलब राइबोसोमल आरएनए को, तो इस समय ये मालूम हुआ कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इस एवोल्यूशन लीनिएज को, नस्ली इर्तिका को फॉलो नहीं कर रहा वो। क्योंकि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस बुनियाद पर था, सेलुलर लेवल पर या मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर क्या की गई थी, क्लासिफिकेशन की थी, जो किसने की थी, कार्लोस लीनियस ने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए एंड एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन, कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है और एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन क्या है। तो आपको पता है राइबोसोमल आरएनए क्या है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। और ये क्या है, एक एंशिएंट मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत ही पुराना मॉलिक्यूल है जो तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड रिटेन ऑल इट्स फंक्शंस। मतलब ये तमाम ऑर्गेनिज्म के मौजूद होता है और तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या कर रहा है, सेम फंक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स इट चेंजेस वेरी स्लोली। तो इसका मतलब ये था कि इसके अंदर क्या आती हैं, बहुत ज़्यादा कम चेंजेस आती हैं, या जो चेंजेस की स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत स्लो होती है। दिस स्लोनेस ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। तो इसी चेंज जो हो रही है इसकी स्लोनेस को क्या कहते हैं, हम एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब ये है कि राइबोसोमल आरएनए एक तो तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, दूसरा ये है कि ये अपने तमाम फंक्शन को क्या किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, और इसके अंदर चेंजेस बहुत कम आती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एवोल्यूशनरी तौर पर क्या है, कंजर्व्ड मॉलिक्यूल है। एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन मीन्स क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर राइबोसोमल आरएनए। इसका मतलब यह है कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर क्या होता है, सिमिलर राइबोसोमल आरएनए होगा। इट मीन देयर इज लिटल चेंजेस इन प्रोटीन मशीनरी ऑफ अ सेल, इट सेल रिटेन्स इट्स वाइटल फंक्शंस। तो इसका मतलब ये है कि मशीनरी, जो प्रोटीन की मशीनरी है, मतलब राइबोसोमल आरएनए, इसके अंदर बहुत कम चेंजेस आ रही हैं, इसलिए इसने अपने तमाम जो वाइटल फंक्शन है इसको रिटेन किया हुआ है। इस तरह जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत कम चेंजेस होते हैं राइबोसोमल आरएनए के अंदर, और वो चेंजेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत स्मॉलर होती हैं। देयर फॉर रिलेशनशिप टू सम इंसेस्टर मॉलिक्यूल इज स्टिल प्रेजेंट। ऐसे जो इंसेस्टर मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप फिर भी क्या होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बेसिस ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद बेसिस बनाई गया है कि किस तरह इनको, मतलब डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस क्या थी। तो यहीं बेस थी कि राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल को स्टडी किया गया, उसके बेस सीक्वेंस को क्या किया गया था, स्टडी किया था। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बेस सीक्वेंस को क्या किया गया, स्टडी किया। किसने स्टडी किया था, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स ने।
दे फाइंड द नंबर ऑफ पोजीशन इन द RNAs विद डिफरेंट बेसिस। तो उन्होंने क्या किया कि RNA के अंदर वो पोजीशन को मतलब मालूम किया जहाँ जहाँ पर बेस सीक्वेंस क्या था, डिफरेंट था। दे इंटर दिस डेटा इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एग्जामिन ऑल द पॉसिबल रिलेशन अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तमाम जो सीक्वेंस था उनको किस में इंटर कर दिया, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर, और तमाम रिलेशनशिप को मतलब जितने भी रिलेशनशिप हो रहे थे ऑर्गेनिज्म को, उन सबको क्या किया स्टडी किया गया जो पॉसिबल रिलेशन थे। दी सिस्टमेटिक देन डिसाइड विद विच अरेंजमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमें अरेंजमेंट मिल रही हैं वो जो हमने प्रोग्राम में डेटा इंटर किया है उसके मुताबिक कौन सी अरेंजमेंट्स आ रही हैं, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है क्लोजली रिलेटेड आ रहे हैं या कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है डिफरेंटली रिलेटेड हैं, ये देखा गया। तो उसके बाद फिर क्या बनाई गई, ये इसी सीक्वेंस को देख कर क्या बनाई गई, डोमेन्स बनाई गई। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज़ ऑफ राइबोसोमल RNA द सिस्टमेटिक्स कंक्लूडेड दैट ऑल द लाइफ शेयर्स अ कॉमन एंसेस्टर। तो इस चीज़ को देखते हुए कि राइबोसोमल RNA की स्टडी को देखते हुए ये बात तय पाई गई कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मतलब जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो क्या है, सिंगल हैं या कॉमन है। दे फाइंड दैट देयर आर 3 मेजर एवोल्यूशनरी लीनिएज। तो उन्हें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है मेजर जो एवोल्यूशनरी लीनिएज हैं क्या है, 3 हैं। एंड ईच एवोल्यूशनरी लीनिएज इज नोन एज डोमेन। तो हर एक एवोल्यूशनरी लीनिएज को किस चीज़ का नाम दिया गया, फिर डोमेन का नाम दिया गया। डोमेन प्रेजेंट अबव द किंगडम, और डोमेन का जो मतलब टेक्सोनोमी के अंदर जो जहाँ पर रखा गया इसे किंगडम से ऊपर रखा गया। तो ठीक है ना, सबसे पहले क्या था, किंगडम था, उसके बाद फाइलम आता था, लेकिन अब क्या है कि डोमेन्स को भी यूकेरिया से पहले रखा गया। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो हमें 3 तरह की डोमेन्स हासिल हुई हैं, कौन कौन सी थी, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ये 3 क्या हैं, डोमेन हैं। कौन कौन सी, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। तो अब हम हर एक डोमेन को क्या करते हैं, डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है, आर्किया। दीज आर प्रोक्रियाटिक माइक्रोब्स। ठीक है ना, मतलब ये क्या थे, प्रोक्रियाटिक थे। प्रोक्रियाटिक आप लोगों को पता है यार कि प्रोक्रियाटिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता या जिनका न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आर्किया भी क्या थे, प्रोक्रियाटिक माइक्रोब्स थे। और ये कहाँ पर रहते थे, इनका अगर हैबिटेट देखा जाए, दे लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त इन्वायरमेंट के अंदर रहते थे। लाइक हाई टेम्परेचर, रिफ्ट वैलीज़, ओशंस फ्लोर, हाई सॉल्ट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट्स, इनके अंदर ये क्या थे, मौजूद होते थे। ठीक है ना, कहाँ पर रहते थे, हाई टेम्परेचर के अंदर, रिफ्ट वैलीज़ के अंदर। रिफ्ट वैलीज़ भी कहाँ पर, ओशन फ्लोर के ऊपर जो मौजूद होती थी। हाई सॉल्ट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या थे, ये मौजूद होते थे। दे ऑल आर एनएरोबिक। अब एनएरोबिक का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन के बगैर क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेशन शो कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये जो आर्किया थे ये भी क्या थे, एनएरोबिक थे। दीज इन्वायरमेंट शो द कंडीशन ऑफ द अर्थ एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये जो जितना भी इन्वायरमेंट की कंडीशन बताई गई हैं, ये बता दी हैं कि उस वक्त मतलब जो जब आर्किया का क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी, उस वक्त अर्थ की कंडीशन क्या थी। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फार्म्स। ठीक है ना, सबसे पुरानी जो लाइफ फार्म थी वो क्या थी, आर्किया थी। एंशिएंट आर्कियन गेव राइज टू द 2 अदर डोमेन्स। तो इससे हमें फिर क्या हासिल हुई, आर्किया से 2 मज़ीद डोमेन हासिल हुई थी। और 2 मज़ीद डोमेन कौन सी हैं, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ये जो फिगर नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पर, तो ये क्या है, आर्किया की क्या है, फिगर है या डायग्राम है। तो सबसे जो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, आर्किया थे। नेक्स्ट हमारे पास जो डोमेन है वो कौन सी है, यूबैक्टीरिया। ठीक है ना, अब यूबैक्टीरिया के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। मतलब जो ट्रू बैक्टीरिया उनको किस में रखा गया, यूबैक्टीरिया के अंदर। यू का मतलब भी क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया होता है। दे आर प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या है, प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये फिगर में आपको बैक्टीरिया की डायग्राम नज़र आ रही है, तो ये क्या है, यूबैक्टीरिया, जिसके अंदर फ्लैजीला मौजूद होता है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल है, कैप्सूल है, पाइलस होता है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाइड है, और क्या है, राइबोसोम्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट जो डोमेन है हमारे पास वो कौन सी है, यूकेरिया। सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो नेक्स्ट जो डोमेन है वो क्या है, यूकेरिया है। यूकेरिया इंक्लूड ऑल द यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकेरिया नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या, यूक्रियाट से लफ्ज़ निकला है। तो इसमें सब के सब कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म, उनको किस डोमेन में रखा गया, यूकेरिया में अंदर रखा गया। यूकेरिया डिवार्ज मोर रिसेंटली दैन द यूबैक्टीरिया फ्राम आर्किया। तो ये क्या है, मोर रिसेंटली डिवार्ज हुई आर्किया से एज़ कम्पेयर टू द यूबैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये होगा मोर क्लोजली रिलेटेड कौन सी होगी, यूकेरिया क्या है, यूबैक्टीरिया आर्किया से मोस्ट क्लोज रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू द यूबैक्टीरिया।
तो यूकेरिया के अंदर फिर सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसमें फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया, सारे किस्म आ जाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसको किस डोमेन में रखा गया है? यूकेरिया में क्या हो गया, रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एवोल्यूशन कैसे हुई थी, एवोल्यूशन ऑफ यूकेरिया के ये किस तरह इवॉल्व हुए थे। यूकेरिया इराउज अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना। ये कब इवॉल्व हुए थे? तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे जो यूकेरिया थे। फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, तो इसके साथ क्योंकि उस वक्त फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आ गए थे, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए आपको पता है ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो गई थी, एक्यूमुलेट हो गई थी। तो इसके नतीजे में क्या हो गई थी, ओजोन लेयर बन गई थी एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे ओजोन लेयर कवर द अर्थ एंड फिल्टर द यूवी रेज फ्राम द सन, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती थी, फिल्टर करके सन से भेजती थी। तो इस तरह बाद में फिर क्या हुआ था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे। यूकेरिया दैन डेवलप द फर्दर डिवर्सिफिकेशन, मतलब यूकेरिया के अंदर मजीद डिवर्सिफिकेशन पाई जाती है। इट गेव मॉडर्न लीनिएज ऑफ प्रोटेस्ट फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो ट्री डायग्राम दिखाई गई है, तो सबसे पहले कौन से इवॉल्व हुए थे, आर्किया इवॉल्व हुए थे। तो आर्किया के अंदर फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन से, मिथेनो सार्सिना हीलोफाइल्स हैं, मिथेनो बैक्टीरियम है, मिथेनो कोकस हैं, टी सीलर हैं, थर्मोप्रोटियस हैं, और क्या है, पायरोटिक्टियम। इसलिए बैक्टीरिया के अंदर फिर क्या है, जो उसके बाद बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे आर्किया से, तो स्पाइरोकीट्स, ग्राम पॉजिटिव, ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया वगैरह न्यू बैक्टीरिया में आते हैं। तो यूकेरिया के अंदर कौन से आते हैं, एंटामेबा, स्लाइम मोल्ड्स, एनिमल्स, फंजाई, प्लांट, सीलियर्स, फ्लैजिलेट, ट्राइकोम्स, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड डिप्लोमोनास, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं, यूकैरियोटा में अंदर, या किस में आते हैं, यूकेरिया के अंदर आते हैं। ये जो ट्री डायग्राम है इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोवर्सीज अबाउट द डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। कुछ कंट्रोवर्सीज पाई जाते हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो दो मेन कंट्रोवर्सीज हैं, एक तो है ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोचेज और दूसरा है स्टेटस ऑफ प्रोटेस्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेज। तो ये बात कही जाती थी, क्लोज रिलेशनशिप इज प्रेजेंट अमंग द ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सब में क्या पाया जाता है, क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। बट मैनी बायोलॉजिस्ट फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट डोमेन एज स्ट्रेंज एंड अनसेटलिंग, लेकिन बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम था कि जो रिलेशनशिप है ये क्या है, अनसेटलिंग है और हैरान कौन है। दीज रिलेशनशिप्स आर न्यू एंड आर बेस्ड ऑन द सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने कहा ये जो न्यू जो रिलेशनशिप है ये क्या है, न्यू हैं, और ये किस बुनियाद पर हैं, सेलुलर बुनियाद पर हैं। तो हम अभी देख रहे हैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम, डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम मॉलिक्यूलर लेवल पर है। उन्होंने कहा जो न्यू को कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है किस बुनियाद पर हैं, सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक बुनियाद पर हैं। बट द ट्रेडिशनल टेक्सानोमी यूज़ द होल ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक, जो रिवायती टेक्सानोमी तो क्या करते थे, पूरी मतलब ऑर्गेनिज्म की जितनी कैरेक्टरिस्टिक हैं उस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करते थे। सो ज़ूलॉजिस्ट वांट मोर आंसर फॉर एक्सेप्टेंस दिस हायर टेक्सानोमी सिस्टम। तो ज़ूलॉजिस्ट को मज़ीद आंसर चाहते हैं कि ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, चाहते हैं मज़ीद इसको क्या किया जाए, एक्सप्लेनेशन की जाए इसकी। जो दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम है या कंट्रोवर्सी है वो क्या है, स्टेटस ऑफ प्रोटेस्ट, एनिमिलिया, प्लांटी एंड फंजाई आर स्टिल कंसीडर्ड एज किंगडम इन दिस सिस्टम। उन्होंने कहा ये जो सिस्टम बताया गया इसमें सबको क्या किया गया, किंगडम का लेवल दिया गया, एनिमिलिया को भी, प्लांटी को भी, फंजाई को भी। लेकिन वो कहते हैं क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटेस्ट का स्टेटस क्या है, जो प्रोटिस्टा है उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि उस वक्त प्रोटिस्टा का अलग से किंगडम नहीं बनाया गया था। दी मालिकुलर स्टडी इंडिकेट द सेपरेट प्रोटेस्ट लीनिएज। मालिकुलर स्टडी भी ये बताती है कि जो प्रोटेस्ट का जो लीनिएज है वो क्या है, अलग है। देयरफॉर इट शुड बी गिवन टू द स्टेटस ऑफ डोमेन, इसलिए वो कहते थे इसको भी किसका स्टेटस दिया जाए, डोमेन का स्टेटस दिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।